जी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? यस सर। ऑलराइट, ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहले भी आप लोग कर चुके हैं बट एक और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारी बनानी है और साथ ही साथ आपने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट शीट के ऊपर बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन है, सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपने पहला कॉलम एडलेस का रखना होता है, फिर आपका डिटेल्स का होता है कॉलम, और फिर आपके नोट्स का, और फिर आपकी अमाउंट का। तो ये 4 कॉलम बना लें और कुछ रोज बना लें। सेकंड कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखें, नोट्स का ठीक है। और सर जो कॉलम डी है रिपीट जी, कर देंगे क्या करवाने लगे? सॉरी सर रिपीट कर देंगे आप क्या करवाने लगे? मैंने अभी बेटा, एक ज्वाइन। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें तकरीबन हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आज। जो ओके, पहले कर चुके वही है सारा काम। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डिटेल्स, यहाँ पे नोट्स, एंड यहाँ पे अमाउंट। जो भी डॉलर्स में होंगी तो डॉलर्स में, रुपीस में है तो रुपीस में लिख लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद नेट सेल्स। और जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो साथ हमें नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सॉरी सिलेबस खत्म हो गया ना? जी, तो डेप्रिसिएशन के बाद हमने रेशियोज पढ़ी थी बस। हाँ जी। नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने लिख ली है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नोट 01। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स के लिए आपको कैश सेल, क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट चाहिए होता है। तो इस सवाल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। विजिबल टू ऑल? यस सर। तो यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है सेल प्राइस पर यूनिट, कि अगर 1 यूनिट सेल करते हैं तो उसकी प्राइस है 830। तो हमें देखना है कि कितने यूनिट सेल हुए और उसको मल्टीप्लाई सेल प्राइस पर यूनिट से कर देंगे तो टोटल सेल निकल आएगी हमारी। 8वें नंबर पे देखिए उसने आपको दिया हुआ है सेल ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 2000 यूनिट्स। ठीक है, और ये सेल प्राइस आपको दी हुई है पर यूनिट के। 1 यूनिट 800 का बिक रहा है और आपके यूनिट टोटल 2000 बिक रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल सेल निकल आएगी। ठीक है, तो शीट नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल सेल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैश सेल, क्रेडिट सेल अलग अलग सही दिया हुआ। तो मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल। टोटल सेल का मतलब है कैश वाली शामिल होगी, क्रेडिट सेल वाली शामिल होगी। तो हमें ये पता है कि आपके पास कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, 2000। मैंने इसका लिंक लगा दिया। और 1 यूनिट कितने का सेल हो रहा है उसको भी लिंक लगा दें, दैट इज 830। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 830, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो कि 16,60,000 रुपये है। इसको मैं अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दूं, 16,60,000 रुपये आपकी सेल आ गई। इसमें से आप माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न हम देख लें सवाल में है या नहीं। अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, स्टॉक है, बैड डेट रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल पेएबल है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर है, लोन फ्रॉम शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स, फी पेड फॉर द मार्केटिंग डायरेक्टर, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस। हमारे पास सेल रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है, तो सेल रिटर्न को हम 0 कर देंगे, 0। तो नेट आंसर आपके पास यही आ जाएगा। तो इसको हम
चीज़ों को बोल्ड करते जाते हैं जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, और उसको हम हाईलाइट भी करते जाते हैं। तो ये आपके पास नेट सेल्स की वैल्यू आ गई। ऑल राइट, तो हम नेट सेल्स की वैल्यू को यहाँ पे लिंक लगा देते हैं कि इसकी वैल्यू हुई है 16,60,000 रुपए की, और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये आपके पास नेट सेल्स आ गया। फिर नेट सेल्स में से हम माइनस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था, किसी को याद है? एक मिनट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते थे। नोट 02, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हमें मटेरियल लेबर एफओए चाहिए होता है, या उसके अलावा हमारे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल गिवन होता है। इस तरह करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या दिया हुआ। स्टॉक तुम्हारा एसेट होता है, बैड डेट रिजर्व आपकी लायबिलिटी होती है, जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स बिल अकाउंट्स पेएबल को बोलते हैं, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर ये रिटेन्ड अर्निंग है, लोन फ्रॉम एचबीएल आपकी लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल ऑनर्स इक्विटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बोरोइंग कॉस्ट है, बैड डेट्स मार्केटिंग एक्सपेंस है, फी पेड टू मार्केटिंग डायरेक्टर मार्केटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एडमिन का एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस एडमिन का है, प्राइमरी कॉस्ट आपका एसेट होता है, बैंक बैलेंस आपका एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, गुडविल एसेट है, डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल को बोलते हैं वो भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल, ठीक है। और आपके सामने ये लिखा हुआ है 376 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में है 376। हमें पता है कि कितने यूनिट सेल हुए हैं, 2000 ऊपर दिए हुए थे। 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। ऑल राइट, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक आपके पास वेरिएबल है और एक आपके पास फिक्स है। तो पहले मटेरियल लेबर एफओएस दिया होता था, उसके अलावा ऐसे भी दिया हो सकता है कि फिक्स को वो अलग से दे दिए, वेरिएबल को अलग से दे दिए, दोनों को आप एडअप करेंगे तो आपके पास निकल आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हमारे पास इस दो ही एक्सपेंसेस हैं, तो हम जाके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लिख लेते हैं कि सबसे पहला जो एक्सपेंस है आपका, लाइक योर फर्स्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उसने सबसे पहले हमें पता है कि कितनी कॉस्ट कितनी है, उसका लिंक लगा लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 376, ये मैंने लिख लिया। और कितने यूनिट्स पे है, क्योंकि जितने यूनिट्स बिके हैं उसी की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। तो कितने यूनिट्स बिके थे आपके, ये 2000, ये लिंक लग गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एक आंसर आ जाएगा 376 इंटू 2000, तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई, राइट। और दूसरा इसमें ऐड होता है आपका सेकेंड नंबर पे, जो कि आपके पास कहलाता है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट की तो वैल्यू गिवन है, उसका लिंक लगा लेते हैं। वेयर इज योर फिक्स कॉस्ट, ये नीचे 20 मैंने 1 लाख, ये आपके पास 1,50,000। ऑलराइट, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी एडेड बाय दिस वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगा। हम इस कॉलम को टोटली अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास कोई 9 लाख के करीब, 9,01,920 रुपया आपका बन गया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का यहाँ पे लिंक लगा लें अपनी इनकम स्टेटमेंट में, दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब 16,60,000 में से आप माइनस कर देंगे 9,01,920, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, एंड दैट वुड बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें से माइनस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के लिए हमें दो तरह के एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, एक आपके मार्केटिंग और आपके एडमिन। तो उसके लिए हम जाके नेक्स्ट नोट लिखेंगे, नोट नंबर 3, नोट 03 एज कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपके पास दो चीजें होती है। द फर्स्ट इज मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, और मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जो भी होगा उसको हम लिख लेते हैं स्मॉल ABC से, कि ए है, बी है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, और उसमें हम ऐड करते हैं अपने सेकंड नंबर पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडमिन एक्सपेंसेस। तो जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो आपस में क्या कर लेंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा एक कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस हो जाए हमारी आसान से। ऑल राइट, तो शीट में जाके देखते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं, स्टॉक नहीं है, बैड डेट्स रिजर्व नहीं है, जनरल एक्सपेंस नहीं है, सेल नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, बिल पेबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लोन नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। यस, दिस बैड डेट्स ये आपके मार्केटिंग का खर्चा है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद अ ब्लू कलर, दिस वन। फी पेड टू मार्केटिंग डायरेक्टर, ये भी जो मार्केटिंग डायरेक्टर को उसकी फीस पे की गई है, ये भी आपका मार्केटिंग का है। सैलरीज और जनरल एक्सपेंसेस ये आपके एडमिन के हैं। तो दो मार्केटिंग के हैं और दो आपके एडमिन के हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। बैड डेट्स है एक, मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास है बैड डेट्स, और दूसरा है फी पेड टू। सर सर बैड डेट्स तो सर लाइबिलिटी नहीं होगी सर? बेटा बैड डेट्स होता है कि आपने किसी को उधार पे चीजें बेची 2,000 रुपए की, लेट्स सपोज उसने आपको 1,500 दिया, उसने कहा मेरे पास पैसे इतने ही है बस। 500 इसका मतलब है जो आपने कर्ज दिया था किसी को वो आपके लिए बैड साबित हुआ। जी सर। सही है, तो वो जो बैड डेट्स आपके पास होते हैं वो आपके सेलिंग के खर्चे होते हैं, कि आपने सेलिंग की थी उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिला। ठीक है, तो सेलिंग और मार्केटिंग एक ही हेड के अंदर आता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा। सर अकाउंट्स रिसीवेबल भी फिर नहीं आना चाहिए सर? बेटा अकाउंट रिसीवेबल तो वो है जिनसे पैसे वसूल करने हैं, ये बैड डेट्स हो चुके हुए हैं। देखिए ना, एक ओके बंदे ने सर। कहा मैं आपको 2,000 दूंगा, वो अकाउंट रिसीवेबल है। लेकिन एक बंदे ने कहा भाई 2,000 में से 1,900 ले लो, 1,100 मेरे पास है ही नहीं, तो 100 आपके ओके पास सर। क्या हुआ, बैड डेट्स हो गया, और 1,900 गुड डेट हो गया आपके पास। ओके सर। मार्केटिंग डायरेक्टर, इसको हमने लिख लिया, तो वी नीड टू एक्सटेंड दिस। ऑल राइट, ठीक है, हम इसकी बैड डेट्स की अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, और बैड डेट की अमाउंट है आपकी 4,220 रुपया, और आपकी मार्केटिंग की जो फी आपने पे की है वो है आपके पास 11,450 रुपया। ये दोनों मार्केटिंग के अंदर आ गया। अब एडमिन का लिख लेते हैं, ए एंड बी दो ही खर्चे हैं एडमिन के अंदर भी। एक आपके पास सैलरीज है और एक आपके जनरल एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सैलरीज के जो एक्सपेंसेस हैं उसका लिंक लगा लें। सैलरीज जो आपने पे की हैं वो 29,000 रुपये की हैं, और जो आपकी जनरल एक्सपेंसेस हैं वो आपके 33,670 रुपये के। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ तो ये मार्केटिंग के आ जाएंगे, दिस प्लस दिस। तो मैं हाईलाइट कर दूँ, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एडमिन के आ जाएंगे, दिस प्लस दिस। और अगर इन दोनों को ऐड कर लें, 62,000 को और 15,000 को,
तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ऑलराइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट हो गए हमारे नोट नंबर 3 से। तो हम अपने नोट नंबर 3 को जाके स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की यहाँ पे है, हम इसको लिंक लगा देते हैं, दैट इज 78,340। ऑलराइट, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आ जाएगा दिस वैल्यू, and this value would be called as your operating profit। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर हम यहाँ से लेस करते हैं अपनी बोरोइंग कॉस्ट को। अच्छा, जरा गौर से एक बात समझिएगा, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ और मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, लोन फ्रॉम HBL। ये जो लोन फ्रॉम HBL है, इसकी मैं वैल्यू साइड पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 6 लाख, ठीक है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप नजर आ रहा है 6% लिखा हुआ है, नजर आ रहा है कि नहीं? यस तो अगर सर। मैं इन दोनों को साइड पे लिखूं, 6% को मैं ऐसे शो करूं, तो मैं अपनी बोरोइंग कॉस्ट निकालना चाहता हूं कि मेरी बोरोइंग कॉस्ट कितनी है। तो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस सर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, इसके 6 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस 6%, तो आपके पास ये 36,000 रुपए की मेरी बोरोइंग कॉस्ट बनती है। इसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट करता हूं, ये मेरी बोरोइंग कॉस्ट है। अच्छा, ये मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, लेकिन अगर देखें तो उसने 14वें नंबर पे एक बात लिखी हुई है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, कि इस 36,000 रुपए का आपने 18,000 पे कर दिया है, तो पीछे कितना बच जाएगा आपका? 18,000। सर 18,000। तो यहां पे बात करने की ये है कि ये जो 36,000 है, ये आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, जिसमें से 18,000 पेड है, मैं इसको यहां पे ऐसे लिख रहा हूं पेड, और 18,000 पेएबल है, ऐसा ही है। जी 18,000 उसमें से पे, ये जो 18,000 पेएबल है, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है कि आपने इसी साल क्या करना है, इसको पे करना है। आधा आपने पे कर दिया, आधा भी आपने क्या करना है, पे करना है। और ये 36,000 रुपया जो टोटल अमाउंट है, ये जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में, और ये जो 18,000 पेएबल है, ये आपकी, सर मैंने आपके बोल दिया, करंट लायबिलिटी। जी बेटा, समझ में आई पॉइंट कि नहीं आया? सर आपकी क्लियर? आवाज आ रही है क्या, तो नहीं खराब? आवाज सर। क्या हो गया? नहीं नहीं सर, सही आ रही है यार, आपके नेट का मसला होगा। सर सही आवाज आ रही है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 36,000, जिसमें से 18,000 आपने पे कर दिया हुआ है और 18,000 आपने पे और करना है। 18,000 तो एक 18,000 जो पे कर दिया है, जो आपने टोटल आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, और जो पेएबल है 18,000, वो बैलेंस शीट में जाएगा। सर जो ऑलराइट? हमने एक्सपेंस, सर 18,000 जो हमने पे किया, ये नहीं जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट नहीं में नहीं, सर? आपने, नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट में हम पूरे साल का खर्चा डालते हैं कि आपने पूरे साल में कितना पे किया, ठीक है। तो टोटल आपके पास अमाउंट होती है, चाहे वो पेड है या पेएबल, टोटल खर्चे को डालते हैं, ठीक हो गया। और बकाया जो ओके सर। पेएबल होता है, हम उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं कि हमने अभी पे करना है या हमने अभी रिसीव करना है। तो ये बात ओके हमेशा सर। याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट की मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। यहाँ नोट नंबर 4 आ जाएगा, नोट 04, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट।
तो बोरोइंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो लोन की वैल्यू है उसको पहले यहाँ पे लिंक लगा दें कि लोन की वैल्यू है 6 लाख, ये मैंने लिंक लगा दिया, और परसेंटेज है 0.06। 0.06 का मतलब होता है 6%। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसके 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, तो आपके पास 36,000 की बोरोइंग कॉस्ट आपके पास आ गई। मैं इसको फॉर्मेट में ले आऊँ, इस फॉर्मेट में उसको डिजाइन करें 36,000, तो ये 36,000 आपकी बोरोइंग कॉस्ट में यहाँ पे लिंक लगा दिया जाएगा। तो देयर इज 36,000, और इसमें हम साथ ही ऐड कर देते हैं अदर इनकम्स। जैसे कि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे कोई अदर इनकम नजर ही नहीं आई। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। जी, अदर इनकम हमारे पास कोई भी नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगी। सर ये प्रपोज डिविडेंड ये अभी मिला नहीं है, और अब फ्यूचर की नहीं नहीं, इनकम है। ये आपकी कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम उनको, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनको डिविडेंड देंगे। प्रपोज्ड का मतलब है अभी अनाउंस किया गया, दिया नहीं है। ओके सर। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है उसमें लिखते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब है ये जीरो हो गया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस वैल्यू में से बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस को माइनस जो है वो माइनस होना है, तो हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमने माइनस करना है लेस टैक्सेशन। ऑलराइट, तो टैक्सेशन इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, ना कोई स्टेटमेंट गिवन है, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको लिख लीजिए। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ जीरो। तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस बिफोर को हम कर देते हैं आफ्टर। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात? यहाँ तो सारे के सारे काम हम बड़ी दफा पहले भी कर चुके हैं, जी तो सर, आप नो प्रॉब्लम। परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन एक क्वेश्चन था सर। सर अभी तक हमने जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए हैं सब प्रॉफिट में जा रही हैं सर, तो कोई लॉस में भी आ सकता है क्वेश्चन जो लॉस में जा रही हो? बेटा लॉस में भी जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी डील तो नहीं है। बस आपको प्रोसेस करना आना चाहिए, क्या आपको बनानी सही तरीके से आनी चाहिए। ओके सर। ऑलराइट, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, और ये नोट्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंप्लीट हैं आपके। मैं जरा इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, तो ये आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। तो मैं शीट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लें पहले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन
इक्विटी, तो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के सबसे अंदर पहले आप ले लें एडलेस के लिए जो लिखना है वो लिख लें, फिर डिटेल्स का कॉलम ले लें, और फिर साथ ही आप कोई नोट वगैरह का लिखना है नोट का कॉलम ले लें, और साथ आप अमाउंट का कॉलम ले लें। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। जो डिटेल वाला कॉलम है उसको थोड़ा बड़ा कर लें, नोट्स वाला भी ठीक, थोड़ा अमाउंट वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा रखें, और अमाउंट वाले कॉलम को आप कन्वर्ट कर दें टू काउंटिंग फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये आपके डिटेल्स है, ये आपके नोट्स, अगर कोई नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लिख लेंगे अमाउंट इन डॉलर्स, जो रुपीज में तो रुपीज में नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लिखा जाता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर का एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या रिटेन्ड अर्निंग। तो जो हमारे पास सवाल में गिवन है वो जाकर देख लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ पे गिवन है हमारे पास। अगर आप देखें 11वें नंबर पे प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर गिवन है, यहाँ मैं लिंक लगा देता हूँ, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 11वें नंबर पे गिवन है 29,000 का, वो आपने उसका लिंक लगा दिया। इसमें आपने ऐड करना होता है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसका नाम होता है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, जो हमने अभी प्रॉफिट कैलकुलेट किया था इनकम स्टेटमेंट से, वो था 6,43,740। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपने लेस करना होता है एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, जैसे डिविडेंड पेड है, प्रपोज्ड है, इंटरम है, कोई भी है। तो यहाँ पे हम डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया प्रपोज डिविडेंड के नाम से था, वो देखते हैं कहाँ पर है, स्टॉक, बैड डेट्स, क्रेडिटर, बिल पेबल, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये आपका 26वें नंबर पे है प्रपोज डिविडेंड 75,000 का। तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो 6 लाख में से हम माइनस कर देंगे अपनी 75,000 को, तो 5,97,000 समथिंग आपके पास एक आंसर आएगा, वो आपका कहलाएगा कि ये आपका टोटल रिटेन्ड अर्निंग है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर अमेंडमेंट्स है। तो इसको हम बोल देते हैं टोटल रिटेन्ड अर्निंग, टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी थी वो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट। यहाँ तक कोई मसले वाली बात? जी No, स्टूडेंट। सर अगर रिटेन अर्निंग ना गिवन हो तो फाइंड तो नहीं ना करनी पड़ती? बेटा ये लाजमी फाइंड करनी होती है कि आपने बैलेंस शीट बनानी होती है इसकी मदद से। ये जो वैल्यू एट द एंड कैलकुलेट की हुई है इसने बैलेंस शीट में जाना, तभी ये सबसे पहले बैलेंस शीट से पहले बनती है। नहीं सर, सर, मैं अगर ये प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ वो जीरो हो जाएगा, अगर लास्ट ईयर का नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। ओके सर। लिखना है उसको लेकिन। और सर अगर डिविडेंड भी ना हो तो वो भी 0? हाँ जी, डिविडेंड भी जीरो। अगर डिविडेंड गिवन नहीं होगा तो आपने क्या कर देना, उसको जीरो कर देना। सर डिविडेंड के अलावा इधर कोई चीज आ सकती है, बेटा कोई मैंने और अभी सॉर्ट ऑफ? नहीं, मैंने अभी सारे नाम बताए कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। फाइनल डिविडेंड के नाम से हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाइनल डिविडेंड हो सकता है, डिविडेंड प्रपोज्ड हो सकता है, प्रेफर्ड हो सकता है, और आपके पास इंटरम हो सकता है,
इंटरम डिविडेंड, ठीक है, ये सारे मैंने नाम लिख दिए, लेकिन डिविडेंड रिसीव नहीं हो सकता, डिविडेंड रिसीव आपकी अदर इनकम होती है। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बन गई। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी बैलेंस शीट। तो मैं उसके लिए अगली शीट इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि हर स्टेटमेंट एक अलग शीट पे हो, ताकि आपको आसानी हो समझने में भी। तो अब आपके पास आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, या हम इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के दो तरीके होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, एक आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड के फॉर्म में होता है। तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ये जो मैं एक एरिया येलो कर रहा हूँ, इसको यहाँ मैं एसेट्स को लिखूंगा, और ये जो मैं एरिया ब्लू करूंगा, तो यहाँ पे मैं अपनी लायबिलिटीज को लिख लूंगा। तो इसको मैं मोर प्रॉपरली डिक्लेयर करूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ मेरे पास जो आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने एसेट्स को, और यहाँ हम लिख लेंगे अपनी लायबिलिटीज को। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी या लायबिलिटीज आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम बैलेंस शीट शुरू करते हैं, एक मिनट सर, मैं इसको भी ठीक कर लूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि एसेट्स में जो नंबर 1 हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स को। और नॉन करंट एसेट को पता है हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स, तो जो जो उनसे हमारे पास होंगे उनको वन बाय वन यहाँ पे लिखते जाएंगे। उनको हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर देते हैं विद स्मॉल ए बी सी, ए बी सी डी, जो भी चलता जाएगा उसको वन बाय वन हम यहाँ पे वन बाय वन करके लिखते जाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, और वहां से जो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स हैं उनको हम ड्राइव करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सेल प्राइस लिख चुके, स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं अपने काम की आसानी के लिए, जैसे मैंने नॉन करंट लिखा है, इसी तरह मैं यहाँ पे 2 नंबर पे करंट पे लिख लेता हूँ। ताकि जब मैं लिस्ट को पढ़ रहा हूँ तो जो जो मेरे पास करंट एसेट्स आ रहे हो उनको मैं साथ साथ उसको भी लिखता जाऊँ। तो इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं ए बी सी डी के नाम से। तो सबसे पहले अभी मैंने देखा कि मेरे पास स्टॉक है, तो उसको करंट एसेट में लिखते हैं। तो करंट एसेट में लिख के इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिंक लगा देते हैं कि स्टॉक हमारे पास है 1,90,000 रुपए का। तो ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। बैड डेट्स रिजर्व आपकी लायबिलिटी होती है। फिलहाल मैं अभी एसेट्स को देख रहा हूँ, लायबिलिटीज को नहीं देख रहा। जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर ये हम लिख चुके, इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ। ओके, शेयर कैपिटल आपकी ऑनर इक्विटी होता है, सैलरीज और जनरल एक्सपेंसेस इसको भी आप लिख चुके हैं।
इन दोनों को भी हाईलाइट करने के लिए लिख चुके हैं। उसके बाद प्राइमरी कॉस्ट, ये आपकी फिक्स एसेट्स होती है। तो जो प्राइमरी कॉस्ट है हम इसको यहाँ पे जाके नॉन करंट एसेट में लिख लेते हैं। प्राइमरी कॉस्ट, इसका दूसरा नाम प्रीलिमिनरी कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी होता है। तो इसकी जितनी अमाउंट है उसका आप लिंक लगा लेते हैं यहाँ पे। प्राइमरी कॉस्ट की वैल्यू है 10,000, तो आपने इसका लिंक लगा लिया और अपनी शीट पे जाके देख लें कौन से एसेट्स हैं। पहले इसको मैं हाईलाइट कर दूं कि मैंने लिख लिया। ओके, बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट है तो लिख लेते हैं बैंक बैलेंस को। ये करंट एसेट में स्टॉक के बाद लिख लेते हैं बैंक बैलेंस को, और बैंक बैलेंस की जितनी वैल्यू है हम उसको लिंक लगा देते हैं। बैंक बैलेंस की अमाउंट है 79,800। इसके बाद है आपके पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी आपके पास करंट एसेट है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज योर कैश इन हैंड, और उसकी जो वैल्यू है उसका लिंक लगा लें। कैश इन हैंड की वैल्यू है 1500। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है, इनको हाईलाइट कर दूं कि मैंने इनको लिख लिया ताकि डबल काउंटिंग ना कहीं हो जाए। उसके बाद हमारे पास है गुडविल, और गुडविल आपके पास नॉन करंट एसेट होता है तो उसको जाकर लिख ले। ये ऊपर बी में लिखेंगे गुडविल, और इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिंक लगा लें। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू है 50,000, तो ये पे वैल्यू आ गई। इसके बाद और है डेटर्स, आप पे करंट एसेट्स होते हैं तो करंट एसेट में जाकर लिख लें। डेटर्स का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, और साथ ही इसकी वैल्यू का लिंक लगा लें। डेटर्स की वैल्यू है 1,74,000। ऑलराइट, और क्या है, फर्नीचर आपके पास नॉन करंट एसेट होता है तो फर्नीचर को हम नॉन करंट में लिख लेंगे, और यहाँ पे हम इसका लिंक लगा देंगे। फर्नीचर की वैल्यू है ये वाली। तो अब जो जो चीजें हम लिख चुके हैं मैं पहले उनको थोड़ा हाईलाइट कर लूं। जी बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्राइमरी कॉस्ट काइंड ऑफ एक रिजर्व होता है सर? नहीं, प्राइमरी कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि आपने एक बहुत बड़ा हैवी खर्चा कर लिया। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्लॉट थी, आपने उस प्लॉट को हमवार करना था, उसमें गंद बला था, अपने पिछले 10 साल से लोग गंद डालते रहे थे, और उसमें आपने फिलिंग करनी थी। तो आपने क्या किया कि उस प्लॉट को लेवल करने के लिए कुछ खर्चा किया जिसपे 5-10 लाख रुपया लग गया आपको, और आपने उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपया लग गया। अब आपने ये एक ऐसा एक्सपेंस किया जो कि प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब वो जो एक्सपेंस काउंट होगा, जो कॉस्ट है, हम उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपना एसेट बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इसीलिए हम उसको एसेट बना लेते हैं कि इसको राइट ऑफ करते जाएंगे। ऑल राइट, तो हमने ये प्रपोज डिविडेंड भी लिख लिया है, इसको ही मैं हाईलाइट कर दूं। ओके, और क्या रह गया है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों ही चीजें आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, तो इन दोनों को मैं जी कॉपी सर। करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास ई बन जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, 6 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है, वो है 6,60,000। तो हमने मोस्टली जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं उनको एक दफा सारों को लिख लिया। तो अगर मैं इनको भी हाईलाइट कर दूं, और बाकी देख लें जो भी जो हाईलाइट नहीं हुए कि वो क्या एसेट तो नहीं है कोई। एक शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटी में जाना है, बिल पेबल है लायबिलिटी में जाना है, क्रेडिटर है लायबिलिटी में जाना है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी में जाना है, सारी वो लायबिलिटी वाली साइड है। और एक ये 18,000 में साइड पे कैलकुलेट किया था जो करंट लायबिलिटी में जाना है। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? कोई मसले वाली बात? नो सर। नो सर। पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टोटल करना है। ये वाला कॉलम अकाउंटिंग फॉर्मेट पे लेके आते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इनको सम कर लेता हूँ जो मेरी नॉन करंट है, इसके इनको। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई जिसको हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह
जो आपके पास करंट एसेट्स हैं उनको भी आप टोटल कर लें और इसको भी साथ में क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे इन दोनों को ऐड करने के टोटल एसेट कितने बने आपके? तो टोटल एसेट आपके बन रहे हैं 1,779,700 के। ऑलराइट, एसेट साइड आपकी क्या हो गई हुई है, कंप्लीट हो गई हुई है। यहाँ तो कोई मसले वाली बात? जी स्टूडेंट्स? नो सर। नो क्लियर है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज का सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका ऑनर्स इक्विटी से। ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी के बाद जब आपके पास बारी दूसरे नंबर पे आएगी तो फिर आपके पास आएगी लायबिलिटीज, और फिर लायबिलिटीज के अंदर आपको पता है कि आपके पास दो तरह की लायबिलिटीज है। फिर आपकी वो हेडिंग बनेगी, कैपिटल ए में लिख लेते हैं हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और फिर बी पे हम कैपिटल बी में लिख लेंगे करंट लायबिलिटीज। तो जो जो जहां जहां पे आता जाएगा हम उसकी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑनर्स इक्विटी है उसमें तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है और फिर आपकी टोटल रिटेन अर्निंग आती है। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल आता है इसमें, शेयर कैपिटल। तो हम जाके क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू है 7,85,000। सॉरी मैंने लिंक नहीं लगाया था, यहाँ पे मैं इसका लिंक लगा देता हूँ। शेयर कैपिटल का लिंक है 7,85,000, तो ये 7,85,000 आ गया। इस पूरे कॉलम को अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो साथ हम लिखते हैं फिर टोटल रिटेन अर्निंग। बेटा जो मैंने टोटल रिटेन अर्निंग लिखा है इसको मैं थोड़ा बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से निकाला था, तो ये याद रहे कि आपने वहां जाके लिंक लगाना। ये मैंने कैलकुलेट किया था टोटल रिटेन अर्निंग एट द एंड, ये वाली वैल्यू, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दी। ओके सर। ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये वैल्यूज आ गई। ओके, इसके बाद लायबिलिटीज की बारी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर हम यहाँ पे बना लेते हैं स्मॉल ए बी सी, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगी, और इसी तरह करंट लायबिलिटीज में भी हम बना लेते हैं ए बी सी, इस तरह करके जाके हम क्वेश्चन जब पढ़े तो उसको लिख लें। ओके, हम स्टॉक भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं, ये हमने एसेट्स में लिख लिया होगा। ओके, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये आपके पास हमेशा से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाती है, जनरल रिजर्व भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाती है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो उसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जो फॉर्मेटिंग है वो असल फॉर्मेटिंग वापस ले आए, इसको नो बॉर्डर कर दें। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज का हम कॉलम का वो जो है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप जल्दी नहीं आ गए? सर आपको इन्हीं के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माजरत इस वजह से। आपसे कंफर्म करना था सर कि क्विज है आज। नहीं बेटा, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। सर आपने तो कहा था क्विज भी होगा, तो मैं वेट करता काफी देर से। हाँ तो होगा, देखेंगे ना अभी इसको, नेक्स्ट क्लास है ओके हमारी सर। अभी। और सर वो प्रोजेक्ट का भी थोड़ा आता है कि प्रोजेक्ट भी आ रहा है हमारे पोर्टल पे, लेकिन आपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ हमें। बेटा आप लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं आप वेट करें, क्लास कंप्लीट हो जाए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम के बाद ओके सर, ओके सर, ओके सर क्लास में नहीं क्विज हो सकता, उसमें तुम्हारा पेपर है लैब का।
कोल का भी और वो का भी। वो आप लोगों का मसला है, मेरा नहीं। सर बेटा अभी सर एक वैसे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं, ओके? ओके सर। तो आपकी अदर क्यूरीज है वो बाद में डिस्कस करें, पहले एक काम जो हो रहा है उसको कंप्लीट कर लें। बैड डेट्स को हमने लिख लिया, जनरल रिजर्व को हमने लिख लिया, और देखते हैं कौन सा हमारे पास है क्वेश्चन में, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ओके, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, बिल पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को कॉपी कर लें और अपनी करंट लायबिलिटीज में लिख लें यहाँ पे। ऑल राइट, तो इन दोनों की वैल्यूज भी लिख लें। आपकी ये 1 लाख वैल्यू है और बिल पेबल की वैल्यू है आपकी 76,000, ये भी लिख लिया। और देख लेते हैं और क्या रह गया हमारे पास, इसको भी हाईलाइट कर दूं मैं। इट इज ऑलरेडी डन। शेयर कैपिटल भी हमने लिख लिया, इट इज ऑलरेडी डन। अब अगर पूरे क्वेश्चन को देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हाईलाइट ना हुई हो, इसका मतलब सब कुछ लिख लिया। एक चीज मैंने साइड पे लिखी थी कि 18,000 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पेएबल है अभी, जो करंट लायबिलिटी में जाना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ करंट लायबिलिटी में लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल। तो जो पेएबल है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमने कैलकुलेट की है, ताकि मैं लिंक लगाऊं जाके तो आपको आइडिया हो कि ये वाली वैल्यू दिस वन। ऑल राइट, तो अगर मैं इन सारों को कैलकुलेट टोटल कर लूँ, अब सबसे पहले इन दोनों को टोटल करें, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी एडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड एट द एंड दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपके पास। इनको हम टोटल कर लेते हैं तीनों को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो बिकॉज दिस वाज अ रैंडम डाटा, तो आपकी बैलेंस शीट फिर इक्वल नहीं है, अदरवाइज ये बैलेंस शीट क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस वन this one, this one, and the last is this. All right जी, ये आपका कंप्लीट हो गया जो आपकी बैलेंस शीट थी। ओके, अब उसने हमसे सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन गई हैं। शीट नंबर 1 पे 2 फाइनेंशियल, शीट नंबर 2 पे आपकी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनकम स्टेटमेंट और नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शीट 3 में आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, एंड शीट नंबर 4 में आपकी बैलेंस शीट है। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है। उसने एक चीज आपसे एक और पूछी थी, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और हमें पता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के लिए हमें चाहिए होता है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के यहाँ पे हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन सी होती है। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, दूसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है, तीसरी आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो होती है, बिफोर टैक्स वाला और आफ्टर टैक्स वाला। यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है तो हम कैलकुलेट, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है दिस वन, गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय नेट सेल इज दिस वन, एंड इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रख लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू आपके पास है। एंड सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है,
इसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल पे, वो ये है, तो आपके पास ये आ गया, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और 2 डेसिमल प्लेस तक इसको रख लेंगे। Similarly, last is your net profit ratio. Net profit ratio is this divided by your net sale is this. तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें और 2 डेसिमल प्लेस तक रख लें। So these are your ratios जो हमने अभी कैलकुलेट कर ली हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने सारी की सारी स्टेटमेंट्स बनानी थी और साथ रेशियोज कैलकुलेट करनी थी। अभी इसमें जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करने का बोला था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज हो सकता है इससे आपसे सॉल्वेंसी रेशियो भी पूछा जाए। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर ये प्रोबेबिलिटी रेशियो दोबारा बता दीजिए। ग्रोथ प्रॉफिट बेटा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है। ओके प्रॉफिट से निकला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके पास 4 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू सेम है इस क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, चले मैं इसके फॉर्मूलाज भी आपको इसके बिल्कुल नीचे एक कॉलम इंसर्ट करके लिख देता हूँ ताकि जिन लोगों को रिवाइज नहीं की, आदत नहीं है रिवाइज करने की, उनको पता चल जाए। This is gross profit divided by net sales and multiply by 100। ये फार्मूला है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन का। सिमिलरली आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का भी कुछ ऐसा ही फार्मूला है, उसका ये फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड इनटू 100। ये इसका फार्मूला आ गया। एंड सिमिलर नेट प्रॉफिट का है, नेट प्रॉफिट before tax divided by net sales into 100। इसी तरह अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता आपके पास, उसके लिए भी फार्मूला यही होता, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ये मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई हैं जी। अब फार्मूले समझ में आ गए? यस सर। सर रेशियोज बस 3 ही है जी रेशियोज बस ये 3 ही पढ़नी है बेटा, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हमने आपको इंसॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा दी हुई है। इसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की 3 रेशियो, 6 रेशियोज थी टोटल। आपने 9 रेशियोज कैलकुलेट करना सीखी। अब आगे बात समझ में कि पहली वाली भी गई? सर आ गई सारी। आप लोग तो मुझसे ऐसे पूछेंगे, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। आप लोग तो मुझसे ऐसे पूछ रहे होते हैं ऐसे आप फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़े, अच्छा अच्छा ये भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। एनीहाउ अब हम चलते हैं। जी बेटा अटेंडेंस हो गई है। हो गई है जी अटेंडेंस हो गई। हमारी भी लगा दी। बेटा क्या आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, तो क्या हो जाएगा इसमें अटेंडेंस अगर आपकी 0 ना भी लगी, एब्सेंट लग गई, ड्रॉप हो जाएंगे? नहीं सर, वैसे ही ना वो इमेज खराब हो जाता है कि बच्चा छुट्टियों वाला है, वैसे 0 है एब्सेंट्स। ये किसने कहा आपको?
कि इमेज खराब हो जाता? वैसे सर अपने तौर पे सोचा। अच्छा, अपने तौर पे सोच। यार मेरी All अब right. 6 लगी हुई है। सर मेरे अच्छा खैर, आप मेरी बात सुन। देखिए, हमने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया और उसको घंटा भी नहीं लगा, और वो एक्सेल के ऊपर करते हुए आपको घंटा भी नहीं लगा। कॉपी पे करेंगे और ज्यादा जल्दी हो जाएगा आपका। अच्छा, अब बात सुने कि आप लोगों का एक जो प्रोजेक्ट का क्विज है वो मैंने लेना था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आखिरी वीक है उसमें मैं लूंगा। उसमें क्या होगा कि A to Z चीजें शामिल होंगी, जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, उसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है जैसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया है आपको। इसी तरह एक क्वेश्चन दो जिसमें अपने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो और सारे रेशियोज कैलकुलेट करना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे दूं और मैं पहले को इसका जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर इसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो अगर मैं वैसा कोई लूंगा, कोई जिसमें आपको जर्नल बनाना पड़े, लेजर बनाना पड़े, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़े, तो उसके लिए मैं टाइम आपको दे दूंगा कोई 10 से 12 घंटे। वो आप 10 से 12 घंटों के अंदर करके सबमिशन करवा दीजिए। बट अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी जैसे मैंने भी बनाया, तो वो आपके जो क्लास टाइमिंग है उसी के अंदर मैं ले लूंगा और वही क्विज आपका एज एन प्रोजेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। ऑलराइट सर सर नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा लैब के पेपर है। बेटा, नेक्स्ट क्लास उल्टा नहीं पता आपका लैब का पेपर है कि नहीं, मेरी क्लास है। सर मेरी क्लास अपनी कैजुअल में, मेरी अपनी क्लास जो कैजुअल के मुताबिक है, मेरी क्लास होनी है। अब मुझे नहीं पता उस दिन यूनिवर्सिटी वालों ने आपका पेपर क्यों रखा है और क्या सिनेरियो है। मेरी क्लास लास्ट है उस दिन, और उस दिन मैंने आपसे क्विज लेना है प्रोजेक्ट का। सर ये लास्ट क्लास है सर। कौन सी? सर ये वाली सर, यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली जो आपकी ये क्लास है बताया। ना उसके सर जो आपकी थर्सडे क्लास है ना उस दौरान हमारा लैब का पेपर हो रहा है सर सर, आप वो- ऐसा करेंगे ना सर, उसकी मेकअप रख लें ताकि हम मिस ना कर दें सर कुछ। हाँ जी बेटा, मेकअप नहीं हो सकती। मैं तो अपने टाइम पे ही क्लास लूंगा। अगर यूनिवर्सिटी ने, देखिए, कोई ऑफिशियल नोटिस आया कि क्लासेस नहीं होनी आपकी थर्सडे को? सर ऑफिशियली सर ने बताया था कि वेडनेसडे लास्ट डे है आपका। वेडनेसडे लास्ट डे है? यूनिवर्सिटी में जी सर। सर हाँ। आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें सर, हो सकता है चले, वो मैं कंफर्म करके देख लूंगा किस हिसाब से है। तो इन केस अगर आपकी नेक्स्ट क्लास ना भी हुई तो हम वेडनेसडे को वैसे ही मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम के अंदर वो क्विज करके मुझे वापस सबमिट करवा दीजिएगा। ओके सर, ठीक है, तो उसमें कर दीजिएगा। थैंक यू सर। ओके जी। ये सर आप इस तरह कर सकते हैं कि सर आप क्विज कर दें लेकिन उसकी जो टाइम है वो बढ़ा दें आप। बेटा मैं देख लूंगा, वो मैंने डिसाइड करना है। मैं पहले पता कर लूं कि कब तक है आपका टाइम, कब तक क्लासेस होनी है आपकी, तो उसके मुताबिक ही फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने आज करवाया जी? डिटेल्ड क्वेश्चन था। यस सर। जी सर। इसमें सारी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना ली, ठीक है, इसमें आपने कैलकुलेशन वगैरह भी कर ली। और बाकी आपका पेपर किस दिन है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सर 11th थर्सडे को। कब? 11th of February सर, 9 AM। अच्छा, 11th of February को है। ठीक है, तो काफी टाइम है आप लोगों के पास। तो जी सर। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, मैंने पहले बताई थी कि मिड से पहले जो आपने न्यूमेरिकल्स किए थे लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो शामिल नहीं है। बाकी सारा कुछ जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पढ़े, टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी, वो शामिल है। फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल है, फिर आपकी फाइनेंशियल रेशियोज शामिल है, फिर डेप्रिसिएशन शामिल है। तो ये सारी तरीके से रिपीट कर लीजिएगा आपको। मैंने आपको इसके लिए काफी ऐसे ही आएगा, मतलब जैसे अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जी, हर चीज की कैलकुलेशन जैसे मैं लिखता हूँ नोट्स के अंदर आपने लिखनी है। कोई भी चीज आपने मिस कर दी तो मैं उसका नंबर नहीं दूंगा आपको। रेफरेंसेस जैसे ऐसे डलने हैं वो डलने हैं। ऐसे मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मैं रेफरेंसेस लिख देता हूँ कि ये नोट नंबर 1 से आया, ये नोट नंबर 2 से आया। रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है। और ये नोट नंबर 3 से आया, जिस तरह मैं रेफरेंसेस लगा रहा हूँ, इसे जरूरी है। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे सर,
सर वो पहले जी 5 तो हो गए थे मेरे से सर, तो बाकी जो आगे थे बस उसमें सर 5 ही करने हैं आपने। सर वो आगे सेलिंग वाले नहीं करने? मैंने बताया था कि उसमें नहीं, वो सेलिंग वाले क्योंकि मैं करवा नहीं सका आपको, तो सेलिंग वाले करने भी नहीं है आपने। जो आपको काम करवाया गया जस्ट आपसे डिमांड किया जाएगा, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं दिया गया आपको। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। तो वो जस्ट वो मैंने आपको एक शीट सेंड की जिसमें 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 5 तो कर लिए थे, 2 आपके रह गए थे, बस वो 2 रहने दीजिएगा, बाकी 5 लीजिएगा। अगर कोई और मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए तो मैं आपको इस एक्सेल शीट बना के सेंड कर दूंगा ताकि आप उसी के ऊपर सॉल्व कर सकें। ओके सर। चले जी, अब अटेंडेंस ले लें। सर ये वाला डॉक्यूमेंट सर भी ये शेयर कर फिंगरप्रिंट दीजिए। वाला भी कर दीजिएगा। जी मैं ये भी सेंड कर दूंगा। अटेंडेंस होगी सर? यस सर, ने अभी ये कौन 1 सा मिनट बच्चा है भी जो नहीं हुआ। ये जाग जाता है हमेशा से, सो के एकदम जागता है, अटेंडेंस होगी फिर नहीं अटेंडेंस के लिए क्लास में आया होता है? कौन आउन हैदर है ये कौन सा बच्चा है, क्या नाम है इसका? मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। अंस नवाज, मोहम्मद रईस, अजान मकसूद, इक्रमा, अरसलान खालिद, फिरोज विर, उसामा भाई माइक। अरसलान खालिद, शरोज विर्क, असलान खालिद प्रेजेंट सर। ऑलराइट, शरोज विर्क, शोएब नुशैर, सैयद फरहान अली, मोहम्मद मोहसिन खान न्याजी, सर प्रेजेंट आउन सर। हैदर, हसन रजा, एहसन। सर सर ऑन हसन रजा और यस सर। दोनों प्रेजेंट है सर। ओके, हम एक उसामा ही जमा इकबाल, से हैं। सर सर ओ यार ऑलराइट, ओ भाई सबर। सर प्रेजेंट उसामा सर ऐसा। इकबाल, सर उसामा इकबाल ऑलराइट, मोहम्मद अंस, शाहिर बिन ताहिर, साद मसूद, मोहम्मद उमर नदीम, सर साद प्रेजेंट सर। साद मसूद प्रेजेंट सर। ओके, अर्शिया, हारून शरीफ, मोहम्मद रिजवान, अर्शिया प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मोहम्मद मोहम्मद रिजवान, रिजवान प्रेजेंट सर। ऑलराइट, ऑलराइट, सर अर्शिया प्रेजेंट। जी जी सुन लिया मैंने, सुन लिया। मोहम्मद मुगीस, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद अहमद, हमजा इलियास कियानी, हमजा इलियास मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर। ओके, अब्दुल्ला अदरीस, अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट सर। मिर्जा उसामा अली बेग, अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट सर। शुभाम, सर प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। महक अब्दुल सत्तार, सर अदीम जकी, प्रेजेंट। मोहम्मद अली सुबानी, अलम तारिक, यस सर प्रेजेंट। उसामा अयूब, सर प्रेजेंट लगा दीजिए। और जी लगा दिया, उसामा अयूब, सर मेरे सर प्रेजेंट। मोहम्मद हुसनैन मुनीर, सर हसनैन सर। ऑल राइट।
चले जी, मैंने आपकी अटेंडेंस भी हो गई है और बाकी जो भी स्टेटस होगा आपकी नेक्स्ट क्लास का मैं देख लूंगा। अगर नेक्स्ट क्लास नहीं होगी देन आई विल गिव यू एन असाइनमेंट दैट विल बी कंसीडर्ड प्रोजेक्ट, तो उसी को हम एज एन प्रोजेक्ट ले लेंगे। और बाकी बात ये कि आपको कन्वे कर दूं कि बिकॉज हमारी क्लासेस